शादी के बाद अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। वो रात होते ही वॉशरूम में चला जाता और 2-3 घंटे बाद वापस आता। बाहर आते ही वह कहता मज़ा आ गया, सारी कसर पूरी हो गई। एक दिन यह रात जानने के लिए मैंने वॉशरूम के रोशनदान से झाँक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। मेरा नाम वंदना है। मेरी चाची ने बताया था कि मेरे माँ पापा ने मेरा नाम वंदना क्यों रखा था। मेरे माँ पापा की शादी के बाद कई सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे माँ पापा ने मुझे पाने वह मानते थे कि मैं उनको उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप में मिली थी, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से मेरा नाम वंदना रखा था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस औलाद को पाने के लिए वह इतनी मन्नतें कर रहे हैं, एक दिन इस औलाद को इस दुनिया में अकेला छोड़कर वह चले जाएंगे। अगर उनको यह पता होता तो वो कभी मुझे पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। मुझे पाने के लिए उन्होंने जो भी मन्नतें, लेकिन बचपन में जब कभी मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी माँ के दिल में एक डर पैदा हो जाता था कि अभी तक मन्नत अधूरी है, इसलिए शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब मैं 7 साल की हुई तब मेरे पापा वह मन्नत पूरी करने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर लेकर जा रहे थे। इससे पहले कि हम मंदिर पहुँचते, बीच में ही हमारी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे माँ पापा की मौके पर मौत हो गई। लेकिन मुझे सिर्फ बाहरी चोट लगने की वजह से मेरी जान बच गई थी। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया फिर भी मैं कैसे बच गई। कौन इसकी परवरिश करेगा? मेरे पापा के रिश्तेदारों में से भी कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वे लोग तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए थे कि कहीं यह बच्ची हमें पालना न पड़ जाए। फिर मेरे पापा के दोस्त, जिन्हें मैं चाचा बुलाती थी, वह मुझे अपने साथ ले गए और मैं उनके साथ रहने लगी। चाचा चाची मुझे बहुत प्यार करते थे। उनको एक बेटी की चाह थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने आशीर्वाद के रूप में एक बेटा दिया था। मेरे जाने से चाचा चाची बहुत खुश रहा करते थे। चाची तो मुझे कहती थी कि शायद भगवान ने हमें बचपन भी बीत गया और मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरे लिए रिश्ते आते देख चाची परेशान हुई। चाची की ऐसी बातें सुनकर मेरा भी दिल भर जाता और मैं उनसे कहती कि मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। तब मेरे चाचा मुझे समझाते कि यह तो सदियों से चली आ रही परंपरा है बेटी, बेटी को विदा होकर अपने ससुराल ही जा। एक दिन फिर लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मेरा रिश्ता मेरी चाची के मायके वालों के बताए हुआ था, इसलिए चाची को थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरा शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी होगी। लड़के का खुद का बिजनेस था और गाड़ी सब कुछ था, इसलिए मेरे चाचा चाची को वह रिश्ता पसंद आ गया। जब मैंने लड़के को देखा तो वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था, इसलिए मैं भी खुश हो गई और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मेरे चाचा चाची को बहुत धूमधाम से मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के वालों को जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी जल्दी ही कर दी गई। वक्त की कमी होते हुए भी मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी में कोई कसर नहीं। मुझे तो पहली रात ही कुछ भी नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा था। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ बिताने की बजाय वॉशरूम में गुजारी हो, तो भला उस लड़की की दिमागी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे मैं तो अपने पति से सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, भला कैसे उनसे यह बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सो गए। फिर मैंने सोचा कि मैं तो शादी की थकान की वजह से सो गई। सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन मेरी यह तसल्ली किसी काम न आई। अब तो मेरा पति हर रोज़ इस तरह की अजीबोगरीब काम करने लगा था। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट लगाना शुरू कर दी थी। मेरी सास को तो पता ही नहीं था कि इस 1 महीने में उनके बेटे ने मुझसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं बनाया था। उनका बेटा तो न जाने किन कामों में बिजी रहता था और शर्म के मारे मैं किसी से यह बात भी नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तब मुझे मेरी चाची की कही बात। अगले ही दिन मैं अपने चाचा चाची से मिलने वहाँ पहुँची तो देखा कि चाची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ पापा के जाने के बाद मेरे चाचा चाची ने न सिर्फ जगह दी थी,
बल्कि माँ बाप से बढ़कर प्यार भी दिया था। मैं अपना दुख बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने दुख को दिल में दबाकर वापस अपने ससुराल चली आई। वहाँ पहुँचकर जब मैं अलमारी से कपड़े का सेट कर रही थी, तभी एकदम से, इसलिए खामोशी से मैं अपने काम में बिजी रही और सोचने लगी कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी फिटकिरी मेरी जवानी के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। मेरा पति हर रोज़ एक नई फिटकिरी लेकर आता और उसे इस तरह संभाल के रखता जैसे कोई खजाना हो। हर 10 मिनट में वह फिटकिरी को आकर देखता कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई, या कोई फिटकिरी की चोरी करके तो नहीं ले गया, या कोई चीज़ फिटकिरी के ऊपर गिर तो नहीं गई। वह बार बार फिटकिरी की जगह बदलता था। कभी उसे अलमारी में रखता, कभी संभाल कर ड्रॉवर में रखता, कभी उसे बेड के नीचे संभाल कर रखता, तो कभी किचन के कैबिनेट में छुपा कर रखता। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इस एक फिटकिरी में क्या है। सुबह मेरी आँख खुली तो भी वह बिस्तर पर नहीं नजर आया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या वह सारी रात वॉशरूम में ही था। मैं परेशान होकर बैठ गई। मैंने देखा कि जब वह वॉशरूम से निकला तब भी उसके हाथ में वही रैपर था जिसके अंदर फिटकिरी थी। मेरा पति हर रात बहुत देर तक फिटकिरी के साथ वॉशरूम में बंद रहता और बाहर आकर बोलता कि सारी कसर पूरी हो गई। मैं शर्मिंदा हो जाती। कैसी कसर पूरी हो गई? मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया था और यह फिटकिरी थी जिसका ख़त्म होने का नाम ही। मैं तो ऐसी अजीब सी उलझन में फंस गई थी कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। यह राज जानने के लिए आज मैंने वॉशरूम की रोशनदान से देखा तो मुझे चक्कर आ गए, क्योंकि मेरा पति उस फिटकिरी से काम ही ऐसा कर रहा था। हमेशा की तरह आज भी मेरा पति कमरे में आते ही फिटकिरी उठाकर वॉशरूम में चला गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति कमरे में आता ही इसीलिए था कि फिटकिरी के साथ वॉशरूम में बंद हो जाए। कभी तो सोचती कि चुप रहूं और इसी को अपनी किस्मत समझकर अपने नसीब का साथ समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल ख्याल आता कि मैं क्यों चुप रहूं, चीख चीख कर अपने पति का सच दुनिया को क्यों न बता दूं। मगर ऐसा मैं सिर्फ ख्यालों में ही कर सकती थी। हकीकत में मुझे परेशान होने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। अब मैंने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर दिया था। अब मेरा काम सारा दिन किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना। मेरी बात सुनकर तो जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने जल्दी से कहा कि अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वह कमरे से चले गए और मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे पहले तो यकीन होने लगा था कि मेरा पति नामर्द है, इसलिए वह फिटकिरी का बहाना करके हर रात वॉशरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तब वो बाहर निकल जाता है, वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी रात खुद को वॉशरूम में बंद रखेगा। मैंने सोचा अब तो मैं अपने पति का राज का तो मुझे जगाने की कोशिश ना करे। मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर ऐसी चमक आ गई थी जैसे कि वह इसी इंतज़ार में हो कि कब मैं सो जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और कमरे से बाहर निकल गया। यह सच था कि मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, क्योंकि मैं सारा दिन काम करती थी और थकान के मारे जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटती तो मुझे तुरंत नींद आ जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं जागी रहूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था और मैं सो जाती थी। इसलिए आज मैंने अपनी नींद दिन भर पूरी कर ली थी। और हुआ यूँ था कि आज जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो मैंने अपनी सास से कहा था कि मेरे सिर में दर्द है और मैं सोना चाहती हूँ। तो मेरी सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद सी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम सो जाओ, और मैं जी भरकर सोई ताकि मैं रात को जाग सकूं। तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मैं फिर से कमरे में गई और वहाँ से एक छोटा सा टेबल उठाकर बाहर ले आई। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और घर वाले सो चुके थे, इसलिए किसी की भी नज़र मुझ तक नहीं पड़ सकती थी। मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था और डर के मारे मेरे पैर काँप रहे थे। मैं वह टेबल उठाकर रोशनदान के करीब ले आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक वॉशरूम में करता क्या है।
अपने पैर की कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी और गिर जाऊंगी। लेकिन फिर मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा करके टेबल के ऊपर चढ़ गई और अब मैं यह भी जान चुकी थी कि मेरी सास और बाकी घर वाले भी मेरे पति की असलियत से अनजान थे। असल में सभी घर वाले अपने ही मसले में उलझे हुए थे और किसी को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वह किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखे कि वह क्या क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे पति पर किसी ने नज़र नहीं रखी, पर शादी करना अपना फ़र्ज समझा और शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद और शादी के काबिल नहीं हूँ। और इसी वजह से मुझ जैसी लड़कियाँ ऐसे आदमियों का नसीब बन जाती हैं और उम्र भर अपने होठ सिलकर बैठ जाती हैं। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर कौन सा मुझे इनाम मिलने वाला था। उल्टा सारी उम्र मुझे औलाद ना हो। मैंने फैसला कर लिया था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज तो मैं इस इंतज़ार में थी कि कब मेरा पति बाहर निकले और कब मैं उसे दबोच लूँ। काफ़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि आखिर उसने अपनी हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। अभी मैं गेट तक पहुंची भी नहीं थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे खामोश रहने को बोलता रहा। उसने मुझे कमरे में बेड पर बिठाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं फिर से दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसने फिर से मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है और मैं चुप बैठकर अपनी ज़िंदगी को तमाशा बनते देखती रहूँगी। एक न एक दिन तो सच सबके सामने आ ही। मैं अपने आपे से बाहर हो गई थी। मेरे इतना कहते ही मेरे पति ने जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मैं लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरी और टेबल का कोना लगने से मैं बुरी तरह से जख्मी हो गई। दर्द से मेरी आंखें भर आई, लेकिन यह जख्म तो उन जख्मों के मुकाबले बहुत मामूली सा था मेरी आत्मा पर जो लगे थे। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैंने फिर ऊंची आवाज़ में कहा कि मुझे थप्पड़ मारने से आपका सच छुप नहीं सकता। तब वह कहने लगा, आहिस्ता बोलो, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, घर वाले जाग जाएंगे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कुछ भी सोचना बंद करो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे यह इलाज बताया है कि फिटकरी इस्तेमाल करने से मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। पहले तो मैं बिल्कुल ही ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझ में बहुत बुरी बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से कोई मेरे करीब नहीं आता था। तब डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तब से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ। फिटकरी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू तो कुछ घंटे के लिए दूर हो जाती है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ बदबू नहीं है, प्रॉब्लम तो ये खुजली है। जब तक यह सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारे उसने मुझे एक वैद्य से मिलवाया जिसने मेरा चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इधर मेरा इलाज शुरू हुआ और उधर मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी तय कर दी। मैंने लाख मना किया कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी और हमारी शादी हो गई। जब मैंने वैद्य जी को बताया कि घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, तब उन्होंने कहा कि अभी 1-2 महीने तक तो शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शादी हो गई है तो तुमको इतना करना होगा कि जब तक इलाज पूरा ना हो तुम्हें अपने पत्नी से दूरी बनाए। लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। शायद यह मेरी ही गलती थी, इस वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। वैद्य जी ने मुझसे कहा था कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए दिन रात फिटकरी लाता था। अगर एक दिन का भी गैप हो रह जाता तो मुझे फिर से शुरुआत से इलाज करना पड़ता। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी को अच्छे से रखता था ताकि मैं जल्दी से जल्द। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मेरा पति बहुत ही शर्मिंदा लग रहा था और मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया था, क्योंकि उसकी आंखें और चेहरा पर सच्चाई साफ साफ झलक रही थी। मैंने अपने पति से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इतनी परेशान ना होती, और आपकी कुछ हरकतें भी ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं शर्मिंदा होकर अब मेरा पति ठीक हो गया और आज हम एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, स्टोरी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।